अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, द किंग्स ऑफ नॉलेज चैनल की जानिब से राशिद हुसैन एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों, मेरे आज की ये वीडियो पाकिस्तान की तारीख़ के मुतल्लिक होने जा रही है कि पास्ट में पाकिस्तान कैसे मार्ज़ वजूद में आया। वीडियो की डिटेल में जाने से पहले मैं अपने दोस्तों से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि मेरे इस चैनल द किंग्स ऑफ नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे हर आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जल्द अज जल्द पहुंचती रहे। तो आइए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। दोस्तों, बरसगीर के मुसलमानों ने अंग्रेज़ साम्राज्य की साजिशों और कांग्रेस की चालबाजियों के बावजूद अपनी बेमिसाल जद्दोजहद और लाजवाल कुर्बानियों के ज़रिए दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी ममलिकत के क़याम को मुमकिन कर दिखाया। एक अलग ममलिकत का ख्वाब अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने देखा, लेकिन इसकी ताबीर पाना बाबा कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जना की किस्मत में लिखा था, जिन्होंने मुसलमानान बरसगीर को एक मुनज़्ज़म कौम में बदला और अपने इखलास, बुलंद किरदार, जुरात व इस्तकामत, असूल पसंदी और दो कौमी नज़रिए पर यकीन के नतीजे में पाकिस्तान बनाने में कामयाबी हासिल की। कौमों की ज़िंदगी में कौमी दिन अपने पस मंज़र को उजागर करने, इनकी अहमियत को वाज़े करने और नए नस्ल को माजी के अहम संग मील की तरफ मुतवज्जा करने के लिए नहायत ही मुफीद होते हैं। गाहे बगाहे ऐसे अयाम त्योहारों की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। आज आज़ादी वतन के तकरीबन 72 साल मुकम्मल होने पर जश्न मनाने के साथ ये भी ज़रूरी है कि हम तारीख़ के औराक को पलट कर देखें कि बरसगीर के मुसलमान कायदीन ने मुसलमानों के लिए एक अलग वतन का मुतालबा क्यों किया था। मुताले के मुताबिक मुसलमानों के लिए एक अलग रियासत की बुनियादी वजूहात ये थीं। सदियों से हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुसलमानों की हुकूमत रही, जहां हिंदू जो बरसगीर में अक्सरियत में थे, एक तवील अरसे तक मुसलमान बादशाहों की राया रहे थे। इन्होंने बादशाह अंग्रेज़ों की कुर्बत हासिल कर ली थी। अंग्रेज़ों ने भी हुकूमत चूँकि मुसलमानों से छीनी थी, इसलिए ज़्यादा रद्द अमल की तवक्को भी इनकी तरफ से ही थी। अंग्रेज़ों और हिंदुओं की कुर्बत इस पस मंज़र में काबिल फ़हम है। मुसलमानों को हुकूमत से ही महरूम नहीं किया गया था, बल्कि मजमूई तौर पर वसाइल ज़िंदगी के एतबार से भी बहुत कमज़ोर कर दिया गया था। हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ कई बड़े बड़े मार्के मुसलमानों ही ने लड़े थे। ख़ास तौर पर 1857 ईस्वी की जंग आज़ादी तो मुसलमानों ही ने बर्पा की थी। मगरब से आने वाला जमहूरियत का तस्वुर कांग्रेस को खूब भाता था। इनका ख्याल था कि बरतानवी तस्वुर जमहूरियत की मदद से वो बरसगीर पर अपनी हुकूमत कायम कर सकते हैं और तारीख़ में पहली मरतबा मुसलमानों को हिंदुस्तान में अपने ज़ेर इक़्तिदार रख सकते हैं। बरसगीर में मुसलमान अक़लियत में थे, जबकि हिंदू मज़हब के लोग अक्सरियत में थे। अपने माजी की तारीख़ के ज़ेर असर वो अक़लियत का किरदार कबूल करने को तैयार ना थे। एक अंदाज़े के मुताबिक हिंदुस्तान में उस वक्त तकरीबन 40% मुसलमान आबाद थे। बाज़ सूबों में इन्हें अक्सरियत भी हासिल थी। मुसलमान महसूस करते थे कि इन्हें माशी और समाजी तौर पर जानबूझकर पसमानदा रखा गया है। मुसलमानों को ये भी एहसास था, जो हिंदुस्तान के तूल अर्ज़ में पेश आने वाले वाक़यात की रोशनी में दुरुस्त भी थे, कि हिंदू अपनी इज्तिमाई अक्सरियत और मजहबी तसव्वुरात की बुनियाद पर मुसलमानों से तअस्सुब करते हैं और इन्हें बहुत से मकामात पर अपने मज़हब पर आज़ादी से अमल करने में रुकावट पैदा करते हैं। मुसलमानों के मुमताज़ रहनुमाओं में, जिनमें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जना भी शामिल थे, ने पहले मरहले पर हिंदुस्तान के इत्तेहाद और मुस्लिम हिंदू यगानियत पर जोर दिया और हिंदुस्तान के वहदत की बका के लिए आवाज़ उठाई। लेकिन मुसलसल तजुर्बात के बाद वो इस नतीजे पर पहुँचे कि कांग्रेस की क़यादत मुसलमानों को इनके बुनियादी हकूक़ देने पर आमादा नहीं है। यहाँ तक कि जहाँ मुसलमान अक्सरियत में थे, मुत्तहिदा हिंदुस्तान के आखिरी इंतखाबात के बाद हुकूमतों की तश्कील में कांग्रेस ने वहाँ भी मुसलमानों को इक़्तिदार से महरूम रखने के लिए 100 तरह के जतन किए। ये वो अहम और बुनियादी वजूहात थीं जिसके बाद मुसलमान रहनुमाओं ने आखिरकार अलग मुस्लिम रियासत की तजवीज़ पेश की।
یہ تجویز ایک آزاد خود مختار ریاست کا تصور اختیار کرتے کرتے مختلف مراحل سے گزرتی رہی۔ آخر کار جب 23 مارچ 1947 کو قرارداد پاکستان منظور ہوئی تو برصغیر کے ہر مسلمان نے اسے اپنے دل کی آواز سمجھی۔ یوں تو تحریک آزادی 1857 سے 14 اگست 1947 تک کا ہر دن اور ہر لمحہ ہماری تاریخی جدوجہد کا یادگار باب ہے، مگر 23 مارچ 1940، 3 جون 1947 اور 14 اگست 1947 ایسے ایام ہیں جو ہماری قومی تاریخ کے ماتھے کا جھومر ہیں، اور ان کا پس منظر قوم کے بچے بچے کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ یہی وہ لمحات تھے جب برصغیر کی تاریخ ایک اہم ترین موڑ پر پہنچی اور تحریک پاکستان کامیابی و کامرانی سے ہمکنار ہوئی اور فضا میں سبز ہلالی پرچم لہرایا۔ قرارداد پاکستان 23 مارچ 1940 کو منظور ہوئی تھی۔ اس دن سے 3 جون 1947 اور 14 اگست 1947 تک کا عرصہ قیام پاکستان کے لیے نہایتی اہمیت کا حامل ہے۔ 3 جون 1947 وہ تاریخ ساز دن ہے جب مسلمانان برصغیر کی جدوجہد رنگ لائی اور برطانیہ کے تعینات کردہ آخری وائسرائے ہند نائب السلطنت ایڈمرل لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے تقسیم ہند کی تاریخ یعنی 14 اگست 1947 کا باقاعدہ اعلان کیا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی طرف سے آل انڈیا ریڈیو پر تقسیم ہند کے باقاعدہ اعلان کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح نے ریڈیو پر تقریر کی اور آخر میں بے پناہ جذبے اور ولولے سے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا، جو مسلمانان برصغیر کے دل کی آواز بن گیا اور فضا پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونجتی چلی گئی۔ برطانیہ کے شاہی خاندان کا فرد لارڈ ماؤنٹ بیٹن جنگ عظیم دوم میں جنوب مشرقی ایشیا میں برطانوی افواج کا سپریم کمانڈر رہ چکا تھا۔ اس کا شمار دنیا کے بہترین جرنیلوں میں ہوتا تھا۔ اسے برطانیہ کی طرف سے آخری وائسرائے ہند کی حیثیت سے 22 مارچ 1947 کو ہندوستان میں تعینات کیا گیا۔ اس نے آتے ہی ہندوستان کی سیاسی قیادت سے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ وہ کانگریس کو بہت اہمیت دیتا تھا۔ اس نے پہلے صرف کانگریس کی قیادت سے ملاقاتیں کیں، جبکہ قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ اس نے تقریباً 2 ہفتے بعد ملاقات کی۔ دراصل لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا منصوبہ تحریک پاکستان کو سبوتاژ کرنا تھا۔ اسے اپنی کامیابی پر مکمل یقین تھا، لیکن محمد علی جناح سے ملاقات کے بعد اس کی یہ غلط فہمی جلد ہی دور ہو گئی اور وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ محمد علی جناح جیسے قائد کے ہوتے ہوئے کوئی بھی پاکستان کو مارز وجود میں آنے سے نہیں روک سکتا۔ کئی برس بعد اس نے اس بات کا اقرار بھی کیا تھا کہ وہ متحدہ ہندوستان کے مستقبل کے حوالے سے پر امید تھا، لیکن قائد اعظم محمد علی جناح سے ملاقات کے بعد اس کا یقین متزلزل ہو گیا۔ ماؤنٹ بیٹن کی آمد سے بیشتر کانگریس نے بنگال اور پنجاب کی تقسیم کے حق میں قرارداد پاس کر لی تھی۔ یہ وہ موقع تھا جب کانگریس کے لیڈر تحریک پاکستان کے خلاف بڑھ چڑھ کر بیانات دے رہے تھے۔ برصغیر کے ہندوؤں میں ایک شور مچا ہوا تھا اور وہ قیام پاکستان کے خلاف نعرے لگا رہے تھے۔ جواہر لال نہرو اور دوسرے کانگریسی لیڈر تواتر کے ساتھ اکھنڈ بھارت کا راگ لاپ رہے تھے اور کہتے تھے کہ کانگریس کی پنجاب اور بنگال کی تقسیم والی قرارداد سے ملک کی تقسیم کا جواز ثابت نہیں ہوتا۔ جواہر لال نہرو کا کہنا تھا کہ تقسیم ہند کی تجویز برطانوی حکومت خود پیش کرے تو ہم اس کی حمایت کر سکتے ہیں، لیکن اپنی زبان سے ہم کبھی بھی تقسیم ملک کا مطالبہ نہیں کریں گے۔ نہرو اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن میں شملہ کے مقام پر طویل ملاقاتیں ہوئیں، جن سے قائد اعظم محمد علی جناح کو بے خبر رکھا گیا۔ شملہ میں نہرو خاندان کی موجودگی سے قائد اعظم محمد علی جناح کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن مکمل طور پر کانگریس کا ہم نوا ہو کر مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں مصروف ہے، لیکن محمد علی جناح ان تمام سازشوں کے باوجود پرعزم انداز میں اپنے موقف پر ڈٹے رہے۔ کانگریسی لیڈرز تقسیم ہند کے مخالف تھے اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن ان کی بھرپور حمایت کر رہا تھا، لیکن آخر کار مسلمانوں کے بڑھتے ہوئے مطالبے کے آگے یہ سب لوگ بے بس اور لاچار ہو گئے۔ ان حالات میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن مئی 1947 میں برطانیہ گیا اور وزیر اعظم لارڈ ایٹلی اور دوسرے برطانوی لیڈروں سے بات چیت کے بعد ہندوستان واپس آ کر طویل مذاکرات کیے اور ہندوستان کے اہم لیڈروں کی ایک اہم کانفرنس بلائی۔
इस कॉन्फ्रेंस के शुरा में पंडित जवाहरलाल नेहरू, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, सरदार पटेल, आचार्य कृपलानी, लियाकत अली खान, सरदार अब्दुल रब नश्तर और सरदार बलदेव सिंह काबिल ज़िक्र हैं। इसी कॉन्फ्रेंस में हिंदुस्तान की तकसीम का मंसूबा पेश किया गया, जिसका ऐलान 3 जून 1947 ईस्वी को किया गया। इसके अहम नुकात ये हैं: बरसगीर में 2 अलग अलग मुमलकतें कायम कर दी जाएं, जो शुरू में नौआबादियाती हैसियत की हामिल होंगी। पंजाब और बंगाल को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाएगा और हदबंदी कमीशन भी मुकर्रर किए जाएंगे। सिंध और आसाम के मुस्तकबिल का फ़ैसला इन सूबों की असम्बलियाँ करेंगे। सूबा सरहद और आसाम के ज़िला में इस्तिस्वाब राय कराया जाएगा, जिसके बाद ये फ़ैसला होगा कि वहाँ के बाशिंदे किस मुल्क में शामिल होना चाहते हैं। रियासतों को ये अख्तियार हासिल होगा कि वो 2 मुमलकतों में से किसी एक के साथ इल्हाक़ कर लें। बरसगीर की मसला अफ़वाज और मुश्तरका असासों की तकसीम कर दी जाएगी। इस मंसूबे पर इब्तदाई रद्द-ए-अमल देते हुए कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था, ये तो वाज़ेह है कि ये मंसूबा कई अहम पहलुओं में हमारी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरता और इसमें कुछ ऐसे मामलात हैं जिनके बारे में हम ये कहें या महसूस नहीं कर सकते कि हम इनसे मुतमईन हैं या इत्तफ़ाक़ करते हैं। हमें फ़ैसला करना है कि अंग्रेज़ हुकूमत की तरफ से जो मंसूबा पेश किया गया है, हमने इसे समझौते के तौर पर कबूल करना है या सेटलमेंट। मैं ख़ुद से ये फ़ैसला नहीं करूँगा, बल्कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की कौंसिल ही इस पर हमारी आइन और रिवायात के मुताबिक हतमी फ़ैसला कर सकती है, जिसका इजलास पीर 9 जून को तलब किया गया है। अब तक जो मैं समझ सका हूँ, दिल्ली में मुस्लिम लीग के हल्के पर उम्मीद है। इसमें कोई शक नहीं कि किसी भी हतमी फ़ैसले से पहले इस मंसूबे के मनफी और मस्बत पहलुओं पर गौर किया जाना चाहिए। इस हवाले से कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का मज़ीद कहना था कि मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मेरे ख़याल में वायसराय ने कई क़ुव्वतों का बहादुरी से मुकाबला किया है और मेरा इनके बारे में ये तासुर है कि वो इंसाफ और गैर जानिबदारी के जज्बे से काम कर रहे हैं और हमें चाहिए कि हम इनका काम आसान बनाएं। ग़ालिबन कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की इसी सोच के पेश नज़र मुस्लिम लीगी क़यादत ने बिलाखिर तक़सीम हिंद के इस मंसूबे को कबूल कर लिया, जिसका ऐलान ऑल इंडिया रेडियो से नशरी तकरीरों के ज़रिए किया गया और यूँ पाकिस्तान के क़याम की राह हमवार हुई और 14 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान का वजूद अमल में आ गया। तो दोस्तों, ये थी वो तमाम मालूमात हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के मतलब जो हमने आप तक पहुंचाई। मैं ये उम्मीद करता हूं कि मेरे आज की इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफ़ा हुआ होगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। मेरे इस चैनल द किंग्स ऑफ नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।